हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे आधुनिक भारत की इतिहास कक्षा 8 की, ठीक है, एनसीईआरटी कक्षा 8 की। जो अभी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या अभी स्टार्ट किए हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो 2023 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं प्री का, वो क्या करें, इसको फास्ट मोड में यानी कि 1.2 या 1.75 की स्पीड में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब फास्ट का 2-3 मिनट आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो फ्रेशर के लिए क्या है, सारा चीज़ देखना पड़ता है। तो जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है वो प्लीज़ इसको देखा कीजिए, और जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं जो अभी, वो क्या कीजिए, स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में शेयर कर दें जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करना चाहते हैं या अभी किए हैं, ठीक है। तो और इसमें टेस्ट सीरीज चल रहा है दृष्टि आईएएस की, और साथ में अभी तुरंत विजन आईएएस का भी चलेगा, वो भी आप देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर वीडियो देख सकते हैं, टॉपर्स की कॉपी की वीडियो देख सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक दिया हो रहेगा, उससे जुड़ जाइए, वहाँ बहुत सारे कंटेंट दिया जा रहा है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 8 की है एनसीईआरटी की, ठीक है, हिस्ट्री। तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, 8 का कंप्लीट करके हम लोग 12 का देखेंगे, ठीक है, जो कि क्या है 8 के बाद 12 का देखेंगे, जो दोनों क्या है आधुनिक भारत का इतिहास, तो बहुत इंपॉर्टेंट है 8 और 12 की। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, शिक्षकों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए चैप्टर जैसे दिया है, फर्स्ट क्या है आधुनिक काल में भारत का इतिहास, ये इसकी ये है, ठीक है, 10 चैप्टर तक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए अध्याय 1, ठीक है, आधुनिक काल में भारत की इतिहास। आधुनिक काल में भारत की इतिहास क्या था, आधुनिक काल में भारत का इतिहास। तो ये देख सकते हैं, कल्पना कीजिए कि 17वीं सदी का कोई व्यक्ति किसी करिश्मे से पुनः जीवित होकर आज की दुनिया में पहुंचता है। उसे आज की दुनिया उसकी अपनी 17वीं सदी की दुनिया से काफ़ी बदली हुई नज़र आएगी। उसे अपने समय की कुछ इमारतें आज भी खड़ी दिखाई दे सकती है। उनमें उनमें कुछ इमारतें खंडहर के रूप में दिखेगी तो कुछ साबुत भी दिखेंगे, लेकिन अधिकांश चीज़ें उसे एकदम बदली हुई दिखाई देगी। तो देख लीजिए, मान लीजिए या कल्पना कीजिए कोई 17वीं सदी का व्यक्ति अभी पुनः जीवित हो जाता है, कोई जादुई करिश्मा के कारण बोल रहा है। तो मान लीजिए हम लोग का क्या होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी दादा का दादा या परदादा सब पे फिर से अगर जन्म हो जाता है, तो उन लोगों को क्या होगा, उन लोगों का दुनिया जो है बहुत बदला हुआ लगेगा। क्योंकि अभी जो है टेक्नोलॉजी एक से एक, जैसे रास्ता हो गया, रेल, ठीक है, विमान हुआ, ये सब क्या है डेवलप हो गया। तो उन लोगों का जो अपने समय का क्या है, सारा चीज़ बदला हुआ दिखेगा। उसका जो इमरता था वो सब क्या हो गया, खंडहर बन गया रहेगा। कुछ सबूत के तौर पर थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन वो भी क्या है अच्छा से नहीं रहेगा। तो इस प्रकार उसको क्या है, बहुत सारे जो है बदलाव दिखाई देगा, उसको एकदम न्यू लगेगा, ठीक है, नया लगेगा। आगे देखें, कई नए नगरों और शहरों को देखेगा। वह यह भी देखेगा कि जमाने उनके ज़माने के शहरों से आज के शहरों का स्वरूप भिन्न है। भूदृश्य भी उसे बदला हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसके ज़माने में ना तो आज जैसा कारखाने थे और ना ही पक्की सड़कें। तो क्या है, भू यानी कि पृथ्वी के जो ये है क्या है, भूदृश्य बदला हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उस टाइम में ना तो क्या था इस प्रकार के जो कारखाना था, ठीक है, या पक्की सड़कें थे। और साथ ही क्या है अभी क्या है बहुत सारे परिवहन गाड़ी वगैरह हो गया। उस टाइम क्या है बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी इस टाइप से होता था। तो अभी क्या हो रहा है, सारा चीज़ क्या होगा, बदला हुआ दिखाई देगा। उसके समय के मकान भी आज के जैसे नहीं थे। सड़कों पर उसे तरह तरह की ऐसी गाड़ियाँ दिखाई देगी जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आसमान में उड़ते हवाई जहाज को और पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी को देख कर वह चकित रह जाएगा। तो देख सकते हैं क्या क्या है, मतलब अभी बहुत सारे परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो दुकान में तरह तरह के सामान मिलेंगे। तो ये सब क्या है, बस इसमें जो है कोई अगर यदि आ जाता है तो इसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, बस बता दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए, ठीक है। क्या है, अगर यदि कोई 17वीं सदी का व्यक्ति कोई जादुई करिश्मा से क्या होता है पुनर्जन्म होता है, तो अभी का जो दृश्य देगा अभी का और उसके ज़माने का जो होगा, वो क्या होगा, एकदम बदला हुआ दिखाई देगा। हर चीज़ क्या आएगा, नया नया लगेगा। जैसे दुकान में एक से एक चीज़ मिलेगा खाने का, ठीक है, या फिर किसी काम के लिए। और क्या है, जैसे गाड़ी में जैसे रेलगाड़ी हो गया, सड़क पक्की सड़क हो गया, उस टाइम में इस टाइप की सुविधा नहीं थी ऐसे, ठीक है। नदी वगैरह में क्या हो गया, नदी हो गया बहुत बड़ा बड़ा, नदी में भी क्या है पुल वगैरह हो गया। उस टाइम में क्या था, उन लोगों को इसे कुछ देखने को नहीं मिला था।
तो बहुत सारा परिवर्तन उसे दिखाई देगा। ये क्या है, आश्चर्यजनक होगा। उसको भाषा में भी परिवर्तन होगा, यहाँ देख सकते हैं। उसे अपनी भाषा के अलग अलग महसूस होगी। भाषा में भी परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे, मतलब उसकी भाषा और अभी की भाषा में बदलाव दिखाई देगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतिहास में तारीख का महत्व। इतिहास में तारीख का क्या महत्व है? पहले के लोगों में यह धारणा बनी रहती थी कि इतिहास एक नीरस विषय है जिसमें तारीखों और वर्षों को याद करना पड़ता है। कौन राजा किस युद्ध में मारा गया, कौन सा युद्ध कब हुआ, इन्हीं सब चीज़ों पर आपस में खूब चर्चा होती रहती थी। आम लोगों की यही समझ थी कि इतिहास तारीखों का पर्याय है। यानी कि इतिहास क्या है, आम लोगों का मानना था कि पहले क्या होता था, युद्ध कब हुआ, किस तारीख में हुआ, कौन राजा किसको हराया, वो सब के बारे में चर्चा होता था। तो माना जाता था कि इतिहास जो है पर्यायवाची है। यानी कि इतिहास आम लोगों का समझ में क्या था, तारीख का पर्यायवाची है। यानी कि तारीख को ही इतिहास बोला जाता है, इसे समझा जाता था। क्या यह बात इतिहास के बारे में सही है? क्या सही है? तो ये एकदम सही नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग। वास्तव में इतिहास अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और अब उनमें क्या बदलाव आए। तो अतीत में क्या क्या चीज़ हुए, उसमें क्या बदलाव आए, उसके बारे में समझ आता है इतिहास से। जैसे अभी क्या है, वर्तमान में हम लोग का जो कोविड-19 एक महामारी आया था, ठीक है, उसके बारे में आने वाला पीढ़ी क्या करेगा, इसके बारे में पढ़ेगा, इतिहास में जानेगा कि इतना टाइम में ये हुआ था, और क्या है उसे समझेगा कि किस प्रकार उसे जो है उससे किस प्रकार मतलब ये किया गया। कोई यहाँ पे जो दवा नहीं था, फिर भी किस टाइप से उसकी जो आया था कोरोना वायरस, उससे पार हो गया। तो उस सब सीखने मिलता है। इतिहास से हमको क्या मिलता है, सीख मिलता है कि कोई भी घटना आएगा या क्या होगा तो किस प्रकार से उसको हम ये कर सकते हैं और उससे पार हो सकते हैं महामारी से। और उससे क्या होता है, अपने आप में बदलाव लाने की चेष्टा करते हैं। तो इस प्रकार सीख मिलता है, ठीक है, केवल तारीख नहीं होता। हम तिथि और घटनाओं का विवरण ढूंढते हैं। दैनिक जीवन में हम आसपास दैनिक जीवन में हम अपने आसपास कई वस्तु को देखते हैं, लेकिन प्रत्येक वस्तु की ऐतिहासिकता को लेकर मन में कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सबको लेकर मन में क्या होता है, प्रश्न नहीं होता है। हमें लगता है कि ये चीज़ें लंबे अरसे से ऐसे ही होंगे। हालांकि कभी कभी हम कुछ चीज़ों को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं, उन्हें देखकर खुशी महसूस होती है। मन में उस वस्तु की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है। उदाहरण के रूप में बस स्टैंड की एक दुकान पर किसी व्यक्ति को चाय पीते देख एक इस तथ्य पर हैरानी हो सकती है कि दुकान में लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया होगा। देख लीजिए, हर चीज़ को क्या है, देख के क्या होता है, उसको जानने का जिज्ञासा मालूम नहीं होगा कब से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पर एक बताया गया है कि चाय, बस स्टैंड में क्या है, लोग चाय पीते रहेंगे, भीड़ भाड़ होता है, तो उसको देख के एक जिज्ञासा जान होगा कि कब से ये चाय जो पीने स्टार्ट हुआ, वो कब से हुआ, किस प्रकार से चाय का प्रचलन हुआ, कैसे पीना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, उसके बारे में जिज्ञासा जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा हो सकती है। सबसे पहले कहाँ और कैसे चाय की शुरुआत हुई, कैसे चाय की शुरुआत हुई वो आकाश में उड़ते हवाई जहाज को देखकर भी मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि लोगों ने हवाई सफ़र की शुरुआत कब से की होगी, कब से की होगी। देख लीजिए, तरह तरह के सवाल उठ सकता है चीज़ों को देख के। हवाई जहाज़ जब नहीं था तो लोग दुनिया के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबे दूरी कैसे तय करते होंगे। गर्मी के दिनों में हमें गर्मी के दिनों में पंखा हमें काफ़ी सुकून देता है। इसकी शुरुआत के पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है। घरों में रोशनी के लिए बिजली के बल्ब को जलते देखकर भी प्रश्न उठ सकता है कि इससे किसने और कब बनाया होगा। तो आप देख सकते हैं, बल्ब नहीं था तो किस प्रकार से लोग रहते थे, ठीक है, क्या जलाते थे। जैसे क्या हुआ, लालटेन हो गया, या फिर वो जो बनाते हैं एक ये बना के वहाँ पे जलाते हैं, उस टाइप से होगा, ठीक है। तो ये सारा क्या है, किस प्रकार से हुआ ये सब, तो ये सब जानने को मिलता है। जब यह नहीं था तब लोग घरों में रोशनी के लिए क्या प्रबंध करते थे। पटरियों पर सर पर दौड़ती रेलगाड़ी को देखकर भी मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि हजारों लोग तब कैसे यात्रा करते होंगे। तो ये आम बात है, आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे समझाने जैसे कुछ नहीं है, ठीक है। आपकी पाठ्य पुस्तक कागज पर छपी
जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, तो देख लीजिए जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था तो ये कहाँ पे लिखा जाता था। तो हम लोग अगर एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो क्या होता है, भोज का पत्र वगैरह मतलब पत्ती वगैरह में क्या होता था, लिखा जाता है, या ताड़ का पत्ती में लिखा जाता था ना। तब किताबें कैसे लिखी जाती होगी। उपयुक्त सभी प्रश्न हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समय को सदैव साल या महीने की बंदियों में नहीं बांध सकते हैं। कई ऐसी घटनाएं इतिहास के पन्नों पर दर्ज है जिसके लिए कई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती। भारत पर लगभग 3 सदियों तक अंग्रेजों का शासन रहा। ब्रिटिश शासन की स्थापना का कोई एक दिन निश्चित नहीं है। इसी तरह अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो यह बताना कठिन है कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किस तारीख से हुई थी। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इतिहास के बारे में कोई साल या कोई तिथि जरूरी नहीं है। जैसे क्या है, ब्रिटिश जो है भारत में क्या हुआ, कोई अचानक वहाँ पे कब्जा नहीं किए, अचानक शासन करने शुरू नहीं किए, धीरे धीरे उसका प्रोसेस हुआ। तो ये कितना तक कब से स्टार्ट हुआ वो कहना संभव नहीं है, ठीक है। और जैसे राष्ट्रीय आंदोलन हुआ भारत में, तो राष्ट्रीय आंदोलन क्या हुआ, अचानक नहीं हुआ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होते होते क्या हुआ, लंबा मतलब ये गहरा प्रभाव पड़ने लगा। तो इस प्रकार क्या होगा, अचानक या फिर कोई निश्चित तिथि उस पर बताना नहीं जा सकता, एक लंबे समय तक रहता है। वास्तव में ये चीज़ लंबे समय तक चली, इसमें एक निश्चित तिथि में नहीं बताया जा सकता, ठीक है। इन परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए अवधि का जिक्र कर सकते हैं। अवधि में एक कालखंड को शामिल किया जाता है। तो इसको बताने के लिए क्या कर सकते हैं, हम एक अवधि बता सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होगा 3 महीना, 4 महीना, या तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस प्रकार का अवधि बता सकते हैं। जब बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हुई थी। इन तथ्यों के बावजूद हम देखते हैं कि लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। इसका कारण यह है कि पहले युद्ध और बड़ी घटनाओं के कारण को ही इतिहास समझा जाता था। तो क्या है, पहले जो है युद्ध और बड़ी घटना को ही इतिहास समझा जाता था। इस इतिहास में इस इतिहास में शासकों और उनकी नीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाती थी। उदाहरण के तौर पर राजा का राज्याभिषेक, उसका वैवाहिक जीवन, युद्ध एवं सीमा विस्तार, उपलब्धियों, उसकी मृत्युओं और उत्तराधिकार को इतिहास का विषय माना जाता था। तो पहले जो था राजा से जो संबंधित है उसी को क्या है, इतिहास माना जाता था, क्योंकि उसके जीवन में जो होता था वो घटना क्या होता था, विशेष होता था, ठीक है। इसलिए लोग क्या करते थे, उसी को इतिहास माना करते थे। इस स्थिति में इस घटना की निश्चित तारीख बताने में कोई परेशानी नहीं थी। तो उस टाइम क्या होता था, निश्चित तारीख को बताने में कोई परेशान नहीं था, क्योंकि वो सीमित रहता था। लेकिन सभी लोगों का होगा तो उसमें तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इतिहास में तिथियों का विशेष महत्व बरकरार रहता है। आगे बढ़े, देखते हैं विज्ञापनों का रुचियों पर प्रभाव। विज्ञापन, तो विज्ञापन होने लगता है, उसका किस प्रकार रुचि बढ़ता है, प्रभाव। विज्ञापन काफ़ी समय में हमारी पसंद नापसंद को प्रभावित करता रहा है। विज्ञापन क्या है, किसी भी लोगों को क्या होता है, प्रभावित करता है, ठीक है। बीते दिनों के विज्ञापनों को देखकर यह समझा जा सकता है कि नए उत्पादों के लिए बाजार कैसे तैयार किया गया, समाज में लोगों की रुचियां कैसे बदली। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किए गए इस विज्ञापन में यह संकेत देने की कोशिश की कि विश्व के शाही लोग लिप्टन चाय को पसंद करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये शाही लोग दिखाते हैं, विज्ञापन से भी पसंद नापसंद का तय होता है। तो मान लीजिए विज्ञापन से कैसे तय होता है, कोई आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस है, ठीक है, वो किसी चीज़ का विज्ञापन करते हैं, कोई ड्रेस का, कोई कपड़ा का, या फिर गाड़ी वगैरह का, ठीक है। जैसे अभी क्या है, खिलाड़ी क्रिकेटर सभी विज्ञापन करते हैं, तो उसका क्या होता है, आपकी पसंद का एक्टर्स उसका ऐड करते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको पसंद करने लगेंगे। तो ये क्या होता है, विज्ञापन से भी पसंद नापसंद पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो विज्ञापन भी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मायने रखता है। तारीखें क्यों हो जाती है महत्वपूर्ण, तारीख क्यों महत्वपूर्ण होती है, तो देखते हैं हम लोग तारीख क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में। हम अपने परिवार में देखते हैं कि कुछ तारीखों को अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा महत्व माना जाता है। जैसे किसी का बर्थडे हो गया, ठीक है, किसी का वर्षी हो गया, तो इसको क्या है, इम्पोर्टेंट माना जाता है, महत्व दिया जाता है। इसका कारण यह है कि उस तिथि से परिवार के सदस्य की जिंदगी की कोई महत्वपूर्ण घटना या यादें जुड़ी होती है। उदाहरण के तौर पर किसी का जन्मदिन, विवाह की सालगिरह हो या पुण्यतिथि, इस घटनाओं से संबंधित तिथि को परिवार के लोग विशेष रूप से याद करके रखते हैं। तिथि स्वयं अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं
होती है, लेकिन जब उस तिथि से किसी की कुछ याद जुड़ जाती है तो वह तिथि यादगार बन जाती है। ठीक है, यादगार जैसे भारत के लिए क्या है, भारत के सभी देशवासियों के लिए जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त ये दोनों तिथि क्या है, महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि इससे हमारी यादें जुड़ी है। एक में स्वतंत्रता हुआ था और एक में हम लोग का संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो यादें हैं, उसी प्रकार ये सब याद रह जाता है। और जैसे महात्मा गांधी की जन्मदिन 2 अक्टूबर, ये सब क्या है, भारत के देशवासी का सभी को क्या होता है, ये डेट सब क्या होता है, याद होता है, क्योंकि ये देश के लिए महत्वपूर्ण घटना के रूप में है। ठीक है, जब हम अध्ययन का विषय बदल देते हैं तो हमारा ध्यान नए मुद्दों पर चला जाता है। इन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास में भारत के सभी गवर्नर जनरलों के शासन काल की विस्तृत चर्चा की गई है। तो देख लीजिए, जो ब्रिटिश के जो इतिहासकार थे वो क्या के हैं, जो ब्रिटिश के जो गवर्नर जनरल थे, भारत में जो गवर्नर जनरल थे, उसके जो चर्चा किए हुए उसके जीवन काल का जो जितना दिन थे वो शासन के गवर्नर जनरल रहे, उसकी विस्तृत चर्चा उन्होंने किया है। इसमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से शुरू होकर अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तक चर्चा मिलती है। तो देख लीजिए, ये सब क्या है, याद रखने के लिए प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हम क्या कर दिए हैं, हाईलाइट कर दिए हैं। और अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री मतलब क्या है, प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे आ सकता है इनमें से कौन सा सही है। तो प्रथम गवर्नर जनरल जो हो गया वॉरेन हेस्टिंग, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन कथन दे देगा। ठीक है, तो ये सब याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, ये सब क्या कीजिएगा, याद रखना जरूरी है। जितना भी गवर्नर जनरल है किस टाइप से, वो सब याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अलग अलग अध्यायों में हमें अलग अलग गवर्नर जनरलों अथवा वायसरायों के बारे में पढ़ने को मिलता है। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम्स बेंटिंग, डलहौजी, मेंटकॉप, एलनब्रो, कैनिंग, लॉरेंस, नॉर्थब्रुक, लिटन, रिपन, डफरिन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, लिनलिथगो, वेबेल के बारे में भी पढ़ते हैं। तो देख लीजिए, इनके बारे में क्या होता है, पढ़ने को मिलेगा। पढ़ते समय ऐसा महसूस होता है कि गवर्नर जनरलों और वायसरायों की एक लंबी श्रृंखला रही है। आधुनिक इतिहास की पुस्तकों में सभी तिथियों का महत्व इन अधिकारों की गतिविधियों, नीतियों और उपलब्धियों के आधार पर तय किया जाता है। तो देख लीजिए, इन अधिकारों के आधार पर ही जो तिथि वगैरह है वो क्या है, तय किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन अधिकारियों के जीवन से जुड़ी चीज़ों के अतिरिक्त कोई अन्य विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो क्योंकि इनके बारे में लिखा गया था, जब इनके बारे पढ़ेंगे तो क्या होगा, यही इतिहास लगेगा। लेकिन उस समय और भी तो अन्य महत्वपूर्ण तिथियाँ होगी और महत्वपूर्ण जो है घटना होते रहेंगे, जिसके बारे में जानना जरूरी है। क्या हम अधिकारियों की नीतियों एवं गतिविधियों से तत्कालीन समाज की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व जीवन के अन्य पहलुओं की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो ये नहीं है। ठीक है, किसी अधिकारी से हम क्या कर सकते हैं, सटीक जो चल रहा था उसको हम लोग नहीं मान सकते हैं। जो क्या है, कहीं पे कहीं गाँव हो गया या फिर कहीं दूर दराज में रह रहे हैं, वो अधिकारी जहाँ रह रहे हैं वहाँ से दूसरी जगह में क्या है, कोई घटना हो रहा है। जैसे अभी मान लीजिए हम लोग का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब क्या है, दिल्ली में है, तो दिल्ली में जो महत्वपूर्ण घटना उससे रिलेटेड हो रहा है वो तो हो ही रहा है। लेकिन जो दूर है, ठीक है, दिल्ली से दूर जो राज्य है वहाँ पे भी कुछ घटना हो गई, या फिर जितना मुख्यमंत्री है उन लोगों का क्या हो रहा है, उन लोगों से रिलेटेड जो घटना आता है वो तो खबर में आता ही है। और फिर जो छोटा मोटा घटना है वो भी हो तो होते रहेगा। तो क्या वो इतिहास नहीं होगा या फिर कुछ इम्पोर्टेंट घटना होगा? तो इसलिए क्या है, केवल अधिकारों से रिलेटेड ही इतिहास उसमें क्या है, जो ब्रिटिश इतिहास करते हैं वो अधिकतर उसी के बारे में लिखे हैं। क्या उस युग के इतिहास को एक नए ढंग से नहीं लिखा जा सकता? वर्तमान इतिहास लेखन में समाज के सभी पहलुओं की जांच पड़ताल की जाती है। तो देख लीजिए, अभी का जो इतिहास लेखन है उसमें क्या किया जाता है, जो सभी पहलू होता है उसका क्या होता है, जांच पड़ताल करके लिखा जाता है। आधुनिक भारत में भौगोलिक भूभाग, आधुनिक भारत में भौगोलिक भूभाग कैसे था, उनके बारे में हम देखेंगे। भारत एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर।
भारतीय प्रायद्वीप को घेरे हैं। देख लीजिए, भारतीय प्रायद्वीप जो भारत है उसको क्या है, उत्तर में हिमालय के ऊंचा शिखर से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर से और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक यह विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर की है। भारत आज चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। कैसे तय की जाती है तिथियां? अब तिथियां को कैसे तय किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा देखें। हम लोग देखें तिथि किस प्रकार इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसको तय कैसे किया जाता है, इसका मानदंड क्या है, किस प्रकार से तय किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। इतिहास में बड़े बड़े कालखंड की घटनाएं दर्ज होती है। इन कालखंडों के निर्धारण पर ज़्यादातर इतिहासकारों की सहमति भी मिल चुकी है। इतिहास को कालखंडों के विभाजित करने से हमें इसके केंद्रीय तत्व को समझने में आसानी होती है। इसलिए इतिहास को किसी प्रवृत्ति व लक्षण के आधार पर छोटे छोटे कालखंडों में बांटा जाता है। ये लक्षण कुछ विशेषताओं के द्वारा दर्शाए जाते हैं। इनमें एक अवधि से दूसरे अवधि के बीच आए परिवर्तनों के बारे में जानकारियाँ भी मिलती है। तो क्या है, कुछ विशेष इतिहास का किसी प्रवृत्ति व लक्षण के आधार पर छोटे छोटे कालखंडों में बांटा जाता है। इतिहास को क्या है, छोटे छोटे कालखंडों में बांटा जाता है और ये कालखंड जो होता है विशेषताओं के द्वारा दर्शाया जाता है। कुछ विशेषता होता है उसको दर्शाया जाता है और इसमें क्या होता है, एक अवधि से जो दूसरे अवधि में जो परिवर्तन आता है उसके बारे में भी जानकारी हमको मिलते हैं। जेम्स मिल का मानना था कि सभ्यता के मामले में सभी एशियाई देश यूरोप से पिछड़े हैं। तो जेम्स मिल का मानना था कि जो सभ्यता है, सभ्यता के मामले में जितना भी एशियाई देश है यूरोप से पिछड़ा है बोलता है। उनकी धारणा था कि भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व यहाँ हिंदू और मुस्लिम तनाशा हो। तो देख लीजिए क्या बोल रहा है जेम्स मिल कि यूरोप यानी कि जो ब्रिटिश है उसके आने, अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत में क्या था, हिंदू और मुस्लिम के बीच में तानाशाही था। दोनों में आपस में क्या होता था, लड़ाई होते रहता बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे देखें हम। का शासन, तानाशाही का शासन बोल रहा है, यानी कि दोनों के बीच में आपस में मेलजोल नहीं था। समाज में धार्मिक टकराव, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों की भरमार थी। मिल के अनुसार ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। तो मिल्स बोलता है कि ब्रिटिश शासन ब्रिटिश शासन के माध्यम से, ब्रिटिश शासन जब किया तभी जाके भारत क्या हुआ, सभ्यता के मार्ग पर चलने लगा, नहीं तो इससे पहले सभ्यता में नहीं थे भारत, इसे बोल रहे हैं वो असभ्य थे बोल रहे हैं। इसके लिए आवश्यक था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए। मिल का सुझाव था कि भारत के संपूर्ण भूभाग पर अंग्रेजों को अधिकार जमा लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। देख लीजिए ये क्या बोल रहा है, पूरा भारत का जितना जगह है, मतलब संपूर्ण भारत में क्या है, अंग्रेजों को कब्जा करना चाहिए ताकि भारत की जनता को ज्ञान और सुखी जीवन मिले। ये सुखी जीवन मिले बोल रहा है, लेकिन भारतीयों को ही मालूम है कि उन्होंने कितना सारे प्रताड़ित किए। ठीक है, तो ये सब आप लोग जानते होंगे। उनका मानना था कि भारत का विकास अंग्रेजों की सहायता के बिना संभव नहीं है। यह साम्राज्यवादी दृष्टिकोण थी। तो उनका क्या था, साम्राज्यवादी, यानी वो अपना साम्राज्य को बढ़ाने की दृष्टिकोण से देखते थे। इतिहास लेखन की यह धारणा इस तथ्य पर आधारित थी कि अंग्रेजी शासन भौतिक प्रगति और सभ्यता का प्रतीक है। ब्रिटिश शासन से पहले का युग अंधकारमय था। क्या इस प्रकार की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? एकदम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ब्रिटिश शासन से पहले का युग अंधकारमय था, इसे तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इतिहास के किसी युग को धार्मिक आधार पर हिंदू या मुसलमान दौर के रूप में बताया जा सकता है। क्या हिंदू दौर में मुसलमानों का और मुस्लिम युग में हिंदुओं का अस्तित्व नहीं था? तो देख सकते हैं जब मुसलमान, ठीक है, जब मराठा जो थे मुसलमान थे, तो उसके जब ये थे युग थे तो भी क्या था, हिंदू का अस्तित्व थे, और जब हिंदू का शासन था तो भी मुसलमान का अस्तित्व था। तो यही सब इसमें क्या था, ये बोल रहे हैं जो कानून का जो निरंकुश शासन था तो इसे नहीं था। क्या इन दौर में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते? तो अभी का देख लीजिए, कई सारा धर्म है, सभी क्या है, एक साथ चलते हैं। किसी युग को सिर्फ उस समय के शासकों के धर्म के अनुसार तय करने की क्या आवश्यकता है? तो जो क्या है, उस समय अगर मुस्लिम शासक कर रहा था, मुस्लिम
तो हिंदू का ये अस्तित्व नहीं था, इसे बोल रहा है हिंदू पर अत्याचार होता था, और हिंदू शासक था तो मुसलमान पर अत्याचार होता था, उसका अस्तित्व नहीं था, ऐसा बोलना ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि धर्म के अनुसार तय करना ठीक नहीं है। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि प्राचीन भारत के सभी शासकों का धर्म कभी एक नहीं रहा। किसी ने सनातन धर्म की पद्धति को स्वीकारा तो किसी ने महात्मा बुद्ध की नीतियों को अपनाया, तो किसी ने महावीर जैन के धर्म के संदेशों का अनुपालन किया। तो देख सकते हैं जितना भी जो शासक थे सभी क्या है, अलग अलग अनुयायी, अलग अलग अनुधर्म को क्या है, धर्म का पालन करते थे। जेम्स मिल द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण को दरकिनार कर बहुत से इतिहासकार भारतीय इतिहास को सामान्यतः प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटते हैं। तो इसको देख लीजिए, हम लोग जो पढ़ते हैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के कालखंड में बांटकर पढ़ते हैं, ठीक है। इस विभाजन की भी अपनी सीमाएं हैं। इतिहास को कालखंडों में बांटने का तरीका भी पश्चिम की देन है। पश्चिम में आधुनिक काल को लोकतंत्र विज्ञान, तर्क, मुक्ति और समानता का योग माना जाता है। तो देख लीजिए, ये जो 3 कालखंड प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये भी क्या है, पश्चिम की देन है, ठीक है, जिसमें आधुनिकता की ताकतों का तेजी से विकास हो रहा है। मध्यकालीन समाज के बारे में उनकी धारणा यह थी कि आधुनिक भारत की इन विशेषताओं का महाघोर अभाव था। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे स्वीकार कर सकते हैं? ब्रिटिश शासन काल में भारतीय लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता एवं मुक्ति के एहसास का अभाव था। तो देख सकते हैं ब्रिटिश शासन का कालखंड था, उसमें लोगों के पास क्या था, समानता का अभाव था, सभी के पास समानता नहीं था, स्वतंत्रता का अभाव था, मुक्ति के एहसास का अभाव था, ठीक है, यानी कि मुक्ति पाने के उसमें एहसास नहीं था। मतलब वो क्या है, उसी का, उसमें जो गुलाम थे तो उसी का अकॉर्डिंग वो क्या हो गए थे, ढाल गए थे, उसी का अनुपालन, उसी का पालन में, तो उसमें एहसास तक नहीं था कि वो स्वतंत्रता पा सकते हैं। साथ ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर भी नहीं था। तो उसमें क्या है, आर्थिक विकास और प्रगति का दौर भी नहीं था। जैसे अभी क्या है, आर्थिक विकास हो रहा है धीरे धीरे, आपने देखा होगा, आपकी गांव हो गया या पड़ोसी या फिर आपका मोहल्ला हो गया, उसमें क्या होगा, वृद्धि हो रहा है, मतलब किस प्रकार से आर्थिक विकास हो रहा है। जगह जगह पर अब क्या है, मिनी बैंक खुल रहा है, ठीक है, फिर ग्राहक सेवा केंद्र, ये सब खुल रहा है, ठीक है, रास्ता बन रहा है, ठीक, कुआं, नल, ये सारा क्या है, विकास, प्रौद्योगिकी विकास क्या हो रहा है। ज़्यादातर इतिहासकार ब्रिटिश शासन के दौर को औपनिवेशिक युग कहते हैं। ज़्यादातर जो इतिहासकार है वो क्या कहते हैं, ब्रिटिश शासन के दौर को औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो औपनिवेशिकता क्या है, ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में ये क्या होगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अगर यदि अच्छा लगा और इसका सीरीज कंटिन्यू रखो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और अगर यदि आप लोग इसी प्रकार की, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू लाइव सेशन क्या करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो लाइव सेशन क्या करेंगे, और जो इसकी 8 क्लास की आधुनिक भारत की हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद 12 का करेंगे। 8 और 12 का करना बहुत ही ज़रूरी है, और हो सके तो 6 से लेकर 12 तक। लेकिन अभी क्या है, एग्जाम नज़दीक आ रहा है, तो 8 और 12 भी अच्छा से कर लेने से क्या है, प्रीलिम्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस हिसाब से आता है, बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आप देखिए और इसको देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर हम इसकी नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं, या तो फिर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज दृष्टि IAS के साथ मिलते हैं। तो चलिए, न्यू है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा।